स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, क्योंकि आज साल का आखिरी एक्सपायरी, मार्केट एक्सपायरी का दिन है और दुनिया भर के बाज़ारों में दिसंबर को बाय बाय कहने के साथ साथ लाइफ हाई के बिल्कुल करीब खड़े हैं। इंडियन मार्केट तो पहुंच ही गए हैं, यूएस के मार्केट भी एक स्टेप पीछे है। वो ना क्या धीरे धीरे सिप कर रहे हैं वो एक सिप गलत मत समझना, धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी देखो 7-8 पॉइंट आज चला, अभी 15 पॉइंट और बाकी है इसको। तो वो चाहते हैं कि हम हर दिन कुछ ना कुछ करें, तो अभी 2 दिन और ट्रेडिंग की बाकी है, तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दुनिया भर के बाज़ारों में बना हुआ है। और आप देखिए, चाहे यूएस के देखें, आप ये देखें, भारतीय बाज़ारों के लिए एक थोड़ा और सपोर्टिव। कल आप थोड़ी बहुत चिंता अगर कर रहे थे क्रूड को लेकर के, तो ठंडा पड़ गया। मैंने कल कहा था कि वो बहुत रेड सी की वजह से शॉर्ट टर्म हुआ है, अब वो फिर से वहाँ पे रूट खुल गया है, आना जाना शुरू हो गया, तो वो क्रूड इसीलिए $2 नरम पड़ गया है। तो भैया मार्केट तो बहुत ही, जिसको क्या कहते हैं, तूफानी गति से चला जा रहा है। बिल्कुल ब्रेक वो आप बोल रहे हैं धीरे धीरे, वो मुझे याद आता है वो दम लगा के हैया करते हैं ना हम लोग। हाँ। कि मतलब इस तरफ थोड़ा आ जाए, थोड़ा आ जाए, थोड़ा करके मुझे लगता है एक झटके में कुछ नहीं करा। स्लोली हौले आहिस्ता आहिस्ता। बट आपको एक सवाल पूछूं मैं। हाँ। आपको लगता है कि पहली तारीख के पहले 22,000 हो जाएगा? 250 पॉइंट दूर है हम लोग आज के, मतलब 2 दिन बाकी है ना। अब तो थर्सडे एंड फ्राइडे, उसके बाद तो हम सीधे 1 तारीख नए साल को मिलेंगे। मेरे को लगता है खींच देना चाहिए। तो 250 पॉइंट निफ्टी कुछ नहीं होता है। सही बात है, आराम से हो जाएगा। और होप ये 22,000 हो जाएगा आज। तो ऑब्वियसली जैसे नीरज जी ने कहा कि सीरीज़ का आखिरी दिन है, दिसंबर सीरीज़ के बाद जनवरी सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली आज सीपीएसई ईटीएफ, बैंक निफ्टी और निफ्टी की रीबैलेंसिंग भी होगी। मोर और लेस यहाँ से आपको एक अपटिक आता ही हुआ दिखेगा आखिर के आधे घंटे में। तो जो निफ्टी की रीबैलेंसिंग होने वाली है, बैंक निफ्टी की रीबैलेंसिंग होने वाली है, शायद इसका भी आखिर के आधे घंटे में बाजार को फ़ायदा हो। नीरज जी ने जैसे कहा कि क्रूड का एक हैंगओवर था कि रेड सी में क्या एक्टिविटी हो रही है, जो वहाँ के हूती रेबेल्स ने एक आतंक फैला के रखा है कार्गो मूवमेंट्स पे, शिप मूवमेंट्स पे, जिसके कारण एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन हुआ था। लेकिन अभी लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ रही हैं। इंडियन वॉरशिप्स, अमेरिकी वॉरशिप्स और बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी वॉरशिप्स भेजी हैं, तैनात किए हैं वहाँ, ताकि जो ट्रेड का मूवमेंट है उसको इम्पैक्ट ना हो सी रूट के ज़रिए। तो बिल्कुल ही एक ट्रेड सेटअप के हिसाब से मार्केट का जो पूरा चलन है वो पॉजिटिव साइड पे ही लग रहा है। तो पॉजिटिव साइड में लग रहा है और एक बढ़िया माहौल, खुशनुमा माहौल है। और इस माहौल में टीम बनाना थोड़ा कठिन हो गया था यार। खबरें नहीं दे रहे थे, छुट्टी में चले गए। बिल्कुल बहुत मुश्किल से इधर उधर से ढूंढ के, लेकिन फिर भी मिल गई हैं। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बताइए आप, दो करके बताइए आज। दो करके बताते हैं। और देखिए, अगर हम बैंक्स की बात करें ना, तो 2 बैंक्स फोकस में आज रहेंगी खबरों के आधार पे। ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स भी आज मेरी टीम में भर के हैं, लेकिन हम शुरू करते हैं कैनरा बैंक के साथ। और कैनरा बैंक के बोर्ड ने कल एक अच्छा फैसला लिया, एक बड़ा फैसला लिया, जहां वो अपनी सब्सिडरी कैनरा रोबेको एएमसी के आईपीओ को एक सैद्धांतिक मंजूरी दी है, यानी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जिसको कहते हैं, वो मिलती हुई नज़र पड़ी है। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। एयूएम बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मिड टियर एएमसी इसको कह सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि एएमसी के आईपीओ लाने की बात है, तो शायद फिर से एक बार यहाँ बिजनेस को इम्पैक्ट करने की चेष्टा बैंक करेगा। थोड़ा बहुत मैनेजमेंट भी सतर्क हो जाता है। तो जैसे जैसे आईपीओ की तैयारी होगी, वैसे वैसे यहाँ आपको एग्रेसिव मैनेजमेंट इनपुट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो कैनरा रोबेको का एएमसी का आईपीओ आने वाला है, जिसके चलते कैनरा बैंक आज फोकस पे रहेगा। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक, इसको हम 1-2 दिनों से चर्चा में ले ही रहे हैं। येस्टरडे साउथ इंडियन बैंक की बोर्ड मीटिंग थी और इन्होंने राइट्स इशू का ऐलान किया है। तो फंड रेजिंग जो होने वाली है साउथ इंडियन बैंक की, वो राइट्स इशू के जरिए होने वाली है। और 1750 करोड़ 1750 करोड़ का ये राइट्स इशू होगा, जो एग्जिस्टिंग एलिजिबल शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ नजर पड़ेगा राइट्स के जरिए। तो 1750 की फंड रेजिंग की अनाउंसमेंट के बाद साउथ इंडियन बैंक भी रखी अपने रडार पे, राइट्स इशू बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। कैनरा रोबेको की ना बड़ी तारीफ सुनता हूँ मैं। अभी वो लिस्ट नहीं हुआ इसलिए कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि फायदेमंद फंड का शो हम करते हैं, तो उसमें इसके जो लोग फंड में जाते हैं बहुत तारीफ सुनते हैं। अदरवाइज भी इनके फंड जो है ना बड़े वेल मैनेज्ड है। बिल्कुल। और लिस्टिंग होगी तो बड़ा अच्छा चार्म रहेगा लोगों का। तो वो ये 2 स्टॉक आप ध्यान में रखिएगा।
चलिए मेरी टीम में शुरुआत करते हैं। तो इसमें एक तो पहला कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये मुरुगप्पा ग्रुप की जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, इसमें क्या हुआ, इनका एक प्लांट था जहाँ पे एक लीकेज हो गया था अमोनिया पाइपलाइन में। तो उसकी वजह से पीसीबी ने रोक दिया था उसको, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि इसको रोकिए, क्योंकि पता नहीं था कितना है, असेसमेंट क्या था। तो उसका जो जब फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तो उसमें वो पता कर लिया गया कि कहाँ कितना लीकेज है और किस इस एरिया में अफेक्टेड था। तो अब उनको ये निर्देश दिया गया है कंपनी को कि चूँकि वो आइडेंटिफाइड है, तो अब आप उसको जाके पूरी तरीके से सील करें, उस लीकेज को रोकें, उसको फिक्स करें और लोकेशन आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे उसको रेक्टिफाई करें और फिर आप इसको सप्लाई शुरू कर सकते हैं ट्रांसफ़र की। तो ये इनके लिए एक अच्छी खबर मानी जाएगी, क्योंकि अब एक जिसको ना अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा कैसे होगा, अब वो कम से कम पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसकी रेमेडी इनके हाथ में है। तो इसलिए कोरोमंडल को ध्यान में रखिएगा। टाटा पावर को ध्यान में रखिएगा। नीमराना में और बीकानेर में 2 ट्रांसमिशन यूनिट बनाई गई थी जो बॉट मॉडल पे थी। अब इसको कंपनी ने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल थी, ये इंटर पार्टी ट्रांसफ़र नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को खरीद लिया है और इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन 18-19 करोड़ के आसपास आ रही है, लेकिन इन दोनों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 163 करोड़ के आसपास आता है। तो बहुत बड़ी कोई घटना डील नहीं है, लेकिन मैंने लगातार आपसे कहा है इस चैनल में भी और अपने यूट्यूब वाले में भी कि पावर सेक्टर पे ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े चेंजेस इसमें हो रहे हैं, ट्रांसमिशन में भी, इक्विपमेंट में भी, जनरेशन में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी। तो उसी कड़ी में एक छोटा सा इवेंट है, लेकिन टाटा पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीमराना बीकानेर जैसे इलाके में इनके पास एक ये यूनिट भी होगी। तो टाटा पावर को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक डेवलपमेंट है टाटा पावर के लिहाज से। 2 हो गए मेरे भी। 2 हो गए, तो देखिए अभी 2 हो गए हैं और अभी 4 स्टॉक्स की बारी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि फाइनेंशियल्स का दबदबा रहेगा, क्योंकि येस्टरडे बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स आरबीआई की तरफ से आए पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, चाहे वो एनबीएफसीज हों चाहे वो बैंक्स हों। आरबीआई ने कहा है कि दोनों ही एनबीएफसीज और बैंक्स कैपिटलाइज्ड बेहतरीन तरीके से हैं और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा बेटर ही आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जहाँ तक कि बैलेंस शीट की मजबूती है, लिक्विडिटी पोजीशंस की सवाल है, एनबीएफसीज और बैंक्स एक स्वीट स्पॉट में हैं। आरबीआई रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम और एनबीएफसी साउंड एंड रेजिलिएंट आपको होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपको ध्यान है तो थोड़े दिनों पहले आरबीआई ने एनबीएफसीज को जो लेंडिंग करने के लिए रिस्क वेट है वो 100% से बढ़ा के 125% कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे एनबीएफसीज में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था, सेलिंग भी आपको दिखाई पड़ी। और इसी हफ्ते आपको दिखाई पड़ा कि आरबीआई ने एक कड़ा कदम उठाया एनबीएफसीज के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट्स एआईएफ्स में हो, यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में हो। और यहाँ भी हमने बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ देखा, क्योंकि आरबीआई ने कहा या 30 दिन में आपका एआईएफ इन्वेस्टमेंट मोनेटाइज कर दीजिए या उसको आप प्रोविजन कर दीजिए। तो एक अनस्टेबल माहौल था, लोगों को लग रहा था कि रेगुलेटरी एक्शन बहुत जल्द आने वाला है एनबीएफसीज पर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आरबीआई ने रीट्रेट किया है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम और एनबीएफसी सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत है और काफ़ी रेजिलिएंट आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा अर्निंग्स वाइज। ऑब्वियसली अगर हम बात करें कौन से स्टॉक्स फोकस में रखने हैं, तो एनबीएफसी सेक्टर में से जो बड़ी 2 एनबीएफसीज हैं इसको ध्यान में रखिए, पिरामल एंटरप्राइजेज और बजाज फाइनेंस। न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है, लेकिन लोअर लेवल्स पे अच्छी खरीदारी भी आ रही है। ब्रोकरेज को लगता है करंट मार्केट प्राइस से एक अच्छी अपसाइड भी दोनों स्टॉक्स में बन रही है। और दूसरा जो पीएसयू स्टॉक्स मेरे हिसाब से आज अच्छी तरीके से मूव करने चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक की रीबैलेंसिंग भी है। तो बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई, ये दोनों स्टॉक्स भी रखिए रेडार पे। तो कुल मिला के 4 स्टॉक्स हो गए पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर से जो आप ध्यान में रखने हैं खबरों के अलावा, वो पिरामल एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरा बैंकिंग सेक्टर आज रडार पे रहना चाहिए और मेरी टीम में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा तीसरा स्टॉक मेरा है। इसमें उन्होंने एक अपडेट दिया, एकदम सुबह सुबह एक्सचेंज पे नोटिस डाली है कि एक कंपनी आपने सुनी होगी फर्स्ट क्राई नाम की, उसका आईपीओ आने वाला है। तो उस कंपनी का नाम जो है जिसका फर्स्ट क्राई ब्रांड है, ब्रेन ब्रीज। तो ब्रेन ब्रीज में इनका जो इन्वेस्टमेंट है 2% करीब इनकी जो इक्विटी है, 94,46,156 शेयर, ये इसको ऑफलोड करेंगे फुली डायरेक्टेड बेसिस पे। किस प्राइस पे होगा, क्या होगा, सब बातें इन्होंने केवल एक अपडेट दिया है कि जो आईपीओ आने वाला है उसमें ये अपने स्टेक को बेचेंगे, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। जोमेटो से खाना मंगाया आपने हाल फिलहाल में? हाँ, जोमेटो से खाना मंगाया, लेकिन वो
मुझे लगता है जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी खाना मंगाया है। एक्चुअली मुझे लगता है जीएसटी वाले भी। और नीरज जी एक चीज आप मार्क करिए कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने पिछले 2 दिनों में मैक्सिमम जो है वो एक्सचेंज फाइलिंग की है। या तो उनको जीएसटी का नोटिस आया है, या तो उनको इनकम टैक्स का नोटिस आया है, या उनको कोई पुराना टैक्स कंप्लायंस नोटिस आया है। मुझे लगता है सरकार ने प्रोएक्टिवली 31 दिसंबर के पहले सभीयों को बोला है कि आपका टैक्स बकाया आप भरिए। तो इंडिविजुअल्स को भी कल मुझे लक्ष्मण ने एक ट्वीट भी किया था कि बहुत बड़ी संख्या में आईटी ने नोटिस नहीं कहेंगे, उनको एडवाइजरी भेजी है कि आपके अकाउंट में बहुत एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन देखा गया है, तो आप उस क्वेरी को जवाब दीजिए कि वो क्या था ट्रांजैक्शन। तो वो डरने की जरूरत नहीं, कोई नोटिस नहीं है, लेकिन वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन जीएसटी वाला आप सही करें तो 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 401 करोड़ का लगभग इनको एक नोटिस थमा दिया गया है, 401 करोड़ 70,14,706 रुपए का, कि आपने जीएसटी पे नहीं किया है। अब 400 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम इनके लिए इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी तो कंपनी जूझ रही है कि कैसे प्रॉफिट मेकिंग बने, और वैसे में 400 करोड़ रुपए का सीधा एक मामला फंस गया, और ये मामले लंबे खिंचते हैं। अब मुझे ध्यान है कि जब जीएसटी नोटिस डेल्टा कॉर्प को दिया गया तो बेचारा उबर नहीं पाया उस स्टॉक से, तो पता नहीं इतना बड़ा कितना असर होगा, आई डोंट नो। लेकिन ये खबर इनके लिए अच्छी नहीं है, और ये मुश्किल पैदा करेगी। और ये तो भी पुराना मामला है, अभी तो अगर आप 3 साल पहले की नोटिस ले रहे हैं तो आगे भी ऐसी ही गलतियों के लिए नोटिस मिल सकती है, इसलिए जोमेटो पे एक प्रेशर रह सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। अगले 2 स्टॉक हैं जैसे अभी यतिन ने डिटेल में बताया कि बैंक ध्यान में रखिएगा, तो मैंने तो जो सरकारी के सेकंड रन बैंक है पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सरप्राइजिंगली आप पीएनबी का प्राइस देखिए 92 रुपये पहुँच गया है, 3-4% रोज चल रहा है। तो बहुत सारे जानकार ये कह भी रहे हैं कि अगर आप पीएसयू में जाना चाहते हैं तो सेकंड रन के जो बैंक हैं वहाँ पे उस पर ध्यान रखिएगा। खबरें काफ़ी पॉजिटिव हैं लोगों के लिए, और अभी भी बहुत सारे लोग फंड मैनेजर बैंक में बुलिश हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में। बिल्कुल, तो 6 स्टॉक्स हो गए। यस, 6 हो गए। फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब तक आपने 6 स्टॉक्स दोनों टीम की देखे हैं, और अब 4 स्टॉक्स और बताते हैं आपको। 5 स्टार फाइनेंस, ये एक रिसेंटली लिस्टेड, बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी। इसमें एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी है ना वो लगभग 60% है, 59.4%। तो इनको अगले 5 साल तक कोई डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है, इतने बढ़िया पे है। और इनको लगता है कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स H1 24 में बने थे वो 8.5% के आसपास है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और ये सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा क्योंकि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत कंड्यूसिव है इन जैसी कंपनीज़ के लिए। और लोन ग्रोथ आप देखिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इनको ये भी लगता है कि करंट सिनेरियो में इनका EPS जो है FY 26 को आगे आप डाइल्यूट करके ले सकें तो यह काफ़ी बढ़ता हुआ दिखेगा, 2.7 टाइम्स हो जाएगा। लक्ष्य क्या दिया इन्होंने, 1,000 रुपये का, यानी 700 रुपये से सीधे 1,000 रुपये, 300 रुपये बढ़ा दिए, तो लगभग 40-45% का अपग्रेड इसमें है, और इन्होंने कवरेज इनिशिएट किया है पहली बार। दूसरा स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ। फोर्टिस हेल्थ में भी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, डैम कैपिटल की 452 रुपये का टारगेट दिया है बाई कॉल के साथ। इसमें ये बताते हैं कि इनकी जो मार्जिन्स हैं वो इतनी तेज़ी से इंप्रूव हो रही हैं कि री रेटिंग ट्रिगर हो सकती है। कैसे होगा, इन्होंने इनका मानना है कि 23 से 26 के बीच में इनका जो रेवेन्यू है वो करीब 10-11% से ग्रो करेगा, एबिटा में करीब 16% और पैट में भी 16% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, और मार्जिन इतना इंप्रूव हो रहा है कि री रेटिंग का कैंडिडेट पूरी तरीके से बन जाता है। पर रूम जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, मैं फोर्टिस की बात कर रहा हूँ, CSC की नहीं, तो फोर्टिस दिखाइए। फोर्टिस में यहाँ पे बाई कॉल है, ये भी डैम कैपिटल की रिपोर्ट है, 452 का यहाँ पे टारगेट है। इसके बाद एक पावर कंपनी, हमने अभी आपको जब टाटा पावर का जिक्र किया था तो मैंने कहा था कि पावर कंपनियों को आप पूरे सेक्टर को अलग से ध्यान देखिए। उस सेक्टर की कंपनी CSC, ये संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। इसमें एंटिक की रिपोर्ट है, एक एंटिक ने इसके लिए बाई कॉल दिया है, और टारगेट
पहले इनका 93 रुपीज़ था, उसको बढ़ा के 150 रुपये कर दिया है। हालांकि स्टॉक 126 का ये चेज़ कर रहे हैं, लेकिन सीधे इन्होंने 150 का टारगेट किया है। और इनका मानना है कि बहुत रेडिकल चेंजेस कंपनी में हो रहे हैं। कंपनी का जनरेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रेटर नोएडा में पावर जनरेशन ये करते हैं और इनको लगता है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े चेंजेस हो रहा है। ये बात मुझे ध्यान है, एक बार अपने जो कैलकाटा वाले गेस्ट आते हैं अग्रवाल जी, उन्होंने भी ये बात इंडिकेट किया था कि सीएससी में काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो शायद इसीलिए बड़ा अपग्रेड, इसमें अपग्रेड क्या है, बड़ा रिवाइज किया है इन्होंने अपना टारगेट एंटीक ने 150 का यहाँ पे रखा है। 10th स्टॉक एम्फेसिस, यहाँ पे सेल कॉल है। सेल कॉल किसकी है? सिटी की। देखिए आईटी में दो तरह की राय चल रही है, पहले इसको बता दें फिर राय बता देता हूँ। 2800 के आसपास ये ट्रेड करा और 2080 का टारगेट दिया उन्होंने, सेल कॉल दिया। और उनका मानना है डिमांड एनवायरनमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा कि शुरुआत में लग रहा था क्वार्टर में, वैसे ही बिल्कुल बना हुआ है। डील जो है रिवाइज हो रही हैं, प्राइसिंग के इश्यूज अभी बने हुए हैं और कंपनी कितना खर्चा करना चाहती हैं अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। जो मैं लगातार कर रहा हूँ कि Q4 के रिजल्ट आप आईटी की यूएस कंपनी को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और एनुअल रेवेन्यू रेट गिर रहा है। अब दो व्यू में क्यों कह रहा हूँ इसमें, आपने इन्फोसिस खबर सुनी कि डील कैंसिल हो गई। ओरेकल फाइनेंस ने क्लाउड में अपने गाइडेंस कम किए हैं और इसी तरीके से एक्सेंचर ने अपने गाइडेंस कम किए हैं। दूसरा एक व्यू बन रहा है कि शायद ये प्राइस इन हो रहा है, बॉटम आउट हो रहा है, कुछ सेक्टर पर रिवाइवल देखने को मिल रहा है, लेकिन कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आईटी कंपनियों के लिए एक बिग चैलेंज ये है कि जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एआई की तरफ गया है, उसकी वजह से भारतीय कंपनियों को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे ढंग के बिजनेसेस हासिल कर पाएंगे। इसलिए गिर क्यों नहीं रहे हैं या बहुत ज़्यादा फॉल क्यों नहीं आ रहे आईटी कंपनीज़ में, क्योंकि कैश रिच कंपनी है, बहुत मजबूत बैलेंस शीट है, तो जो इन्वेस्टेड है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं इस होप में कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टॉक चल नहीं रहे 1.5-2 साल से, ये भी सच्चाई है एक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो व्यू हैं और वो व्यू क्लैरिटी तभी आएगी जब हम Q4 के रिजल्ट 15-20 जनवरी के आसपास यूएस के पढ़ेंगे, तब शायद इसी को प्रियम्प्ट करते हुए सिटी ने इसमें सेल कॉल दी है, काफ़ी ज़्यादा नीचे टारगेट लिया है 2000 के आसपास। और नीरज जी, आप जैसे कह रहे थे ना कि आईटी पे अभी भी अनसर्टनिटी बनी हुई है, मुझे लगता है 1 से 2 क्वार्टर तक अनसर्टन ही एनवायरनमेंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग शायद ये डिस्काउंट कर रहे हैं कि भाई FY25 में अच्छी आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी ऑर्डरिंग में, क्योंकि फेड ने अभी क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अभी ब्याज दरें नहीं बढ़ने वाली, तो जो यूएस का कॉर्पोरेट है शायद अब स्पेंड करना शुरू कर देगा। लेकिन अभी भी जैसे थोड़े दिनों पहले इन्फोसिस का कॉन्ट्रैक्ट में आपने कैंसिलेशन देखा, आपने 2-3 कंपनीज आईटी की देखी ग्लोबली जिन्होंने अपने जो गाइडेंस है उसको टोन डाउन किया है। तो अगले 1-2 क्वार्टर तक शायद आपको थोड़ा बहुत पेन पॉइंट दिखे, पिकअप रहेगा, लेकिन शायद आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा और इसीलिए ब्रोकरेज भी थोड़े बहुत। एक इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें जोड़ दूँ आपको, जब पेटीएम की एक खबर आई थी अभी, उन्होंने 1000 लोगों को फायर कर दिया, ठीक है, उन्होंने ये भी लॉजिक दिया कि एआई लग रहा है इसलिए मैन पावर की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे ट्रिगर्स इसको पढ़िए। विनोद खोसला जो खोसला वेंचर्स के मालिक हैं, उन्होंने एक थ्रेड लिखा है कि एआई आप भारत नहीं पूरी दुनिया के इकोनॉमी के असेसमेंट के तरीके बदलने वाली है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप जीडीपी का आकलन दूसरी तरीके से करेंगे बिकॉज ऑफ एआई। तो ये एआई को बीच में बहुत शोर हुआ था, हमने इस पर 2 आवाज़ अड्डा किए हैं। जी। अब लोग भूल गए, मार्केट जब रैली करने लगता तो एआई ऐसा भूल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एआई जिंदगी बदलने वाला है। ये सब उसके छोटे 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 डॉट्स हैं जो अब दिखना शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गए नीरज जी आपके 4 स्टॉक्स। बिल्कुल 4 स्टॉक्स हो गए। 4 स्टॉक्स अब मैं अपने बता देता हूँ। सबसे पहले पेट्रोनेट एलएनजी, ये स्टॉक रखिए रेडार पे, क्योंकि गोपालपुर पोर्ट के साथ इन्होंने एक करार किया है जिसके अंदर एक एलएनजी टर्मिनल वो डेवलप करने वाले हैं। और ओडिशा में जो ये गोपालपुर पोर्ट है, इसके अंदर एलएनजी टर्मिनल जो तैयार करके इसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे शुरू कर देगी। तो ईस्ट कोस्ट है जो भारत का, यहाँ एक एलएनजी टर्मिनल की बनाने की कोशिश हो रही है। अच्छा एक्सपेंशन प्लान आपको दिखाई पड़ रहा है पेट्रोनेट एलएनजी का। इसके अलावा एनटीपीसी भी रखिए रेडार पे। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में गाइडेंस दिया है कि अगले 1-2 साल में, यानी 12 से 18 महीने में ही शायद आपको उनकी एक सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन पावर का आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपको ध्यान है तो एनटीपीसी की एक एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है जिसके अंदर सोलार और विंड, ये 2 प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जहां रिन्यूएबल एनर्जी आपको दिखाई पड़ती है, इसमें एक एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है, एक एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि आगे जाके एक अनलॉकिंग की कोशिश करेंगे और क्लियरली एक इंडिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ कि एनटीपीसी ग्रीन का
आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। 1 से 2 साल लगेंगे, लेकिन हाँ, ये स्टॉक अपने रेडार पर रखना बहुत ज़रूरी है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप एनटीपीसी ने क्रॉस कर दिया है और एक बड़ी पीएसयू यहाँ अच्छा रिटर्न आपको बनता हुआ दिखाई पड़ा इस साल। तीसरा स्टॉक भी जो है वो विंड पावर सेक्टर से ही है, केपी एनर्जी। ये कंपनी ने एक बोनस का प्रपोजल रखा है। दिसंबर 30 को बोर्ड मीटिंग होगी जहां केपी एनर्जी बोनस इशू के बारे में कंसिडर करेगी। शेयर येस्टरडे थोड़ा बहुत प्रेशर में था, लेकिन ये बोनस की न्यूज़ के बाद शायद आज एक स्टॉक में फ्लेयर अप आपको आता हुआ दिखाई पड़े। और चौथा और आखिरी स्टॉक, ये 10वां स्टॉक है मेरा, बंधन बैंक। इसको रखिए अपने रेडार पे। सबसे अंडर परफॉर्मिंग बैंक है और ऑब्वियसली अगर हम न्यूज़ फ्लो की बात करें तो ईटी के जो आर्टिकल है इसके ऊपर वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बंधन बैंक आरसेल को अपने ख़राब लोन बेचने वाली है और 280 करोड़ का ये ऑल कैश डील आपको दिखाई पड़ रहा है। 775 करोड़ के लोन है ये जो ख़राब हो चुके हैं और 280 करोड़ का ये मोनेटाइजेशन आपको बंधन का आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक काउंटर है जहाँ अंडर वैल्यूएशन है और शायद यहाँ से आपको धीरे धीरे करके स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़े। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद टीम को रैप अप करेंगे, कहीं मत जाइए। सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है और टीम का रैप अप आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। 10 स्टॉक्स जो आज मैंने चुने हैं उनमें सबसे पहले कैनरा बैंक, इनकी एक सब्सिडरी कैनरा रोबैको म्यूचुअल फंड के आईपीओ की तैयारी हो रही है। रखिए स्टॉक रेडार पे। बैंक के बोर्ड ने इसको मंजूर कर दिया है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक 1750 करोड़ रुपए का राइट्स इशू कंपनी करने जा रही है और बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हुआ, तो ये स्टॉक भी रहेगा फोकस में। बहुत सारे एनबीएफसी स्टॉक्स और बैंक स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि आरबीआई के जो स्टेटमेंट्स आए, एक रिपोर्ट आई, इसके अंदर कहा गया कि एनबीएफसी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत है और यहाँ से काफ़ी अच्छी आपको बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और कैपिटल एडिक्वेसी दिखाई पड़ रही है। तो बजाज फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया रखिए रेडार पे। पेट्रोनेट एलएनजी भी रहेगा फोकस पे क्योंकि गोपालपुर उड़ीसा में ये एक अपना एलएनजी टर्मिनल खोलने वाले हैं, जिसके कारण स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में दिख सकता है। एनटीपीसी कंपनी ने कहा है कि एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की तैयारी हो रही है, अगले 1-2 सालों में आईपीओ आ जाएगा। इसके अलावा केपी एनर्जी बोर्ड बैठक होगी दिसंबर 30 को बोनस इशू के लिए, तो स्टॉक ये रेडार पर रहेगा। और बंधन बैंक, आरसेल को इन्होंने अपने खराब लोन बेचे हैं तो मोनेटाइजेशन यहाँ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये 10 स्टॉक्स रखिए रेडार पर। चलिए, मेरी टीम में आप कोरोमंडल का पहला स्टॉक देखेंगे जिसको तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि आपका जो अमोनिया लीकेज था वो आइडेंटिफाइड है, तो उसको फिक्स करें और आप कंपनी उसको रिपेयर करके दोबारा सप्लाई शुरू कर देगी। टाटा पावर ने निमराना और बीकानेर में 2 ट्रांसमिशन लाइंस जो एसपीवी लगाई थी उसको फुली एक्वायर कर लिया है। 18 करोड़ का खर्च आया, लेकिन 162 करोड़ का उसमें से रेवेन्यू जनरेट होता है। महिंद्रा ने अपडेट दिया है कि फर्स्ट क्राई में जो इनका 2% स्टेक था उसको ये ऑफलोड करेंगे जब इसका आईपीओ आने वाला होगा। ये बाकायदा उन्होंने एक्सचेंज पे नोटिस दे दी है। जोमेटो को एक जीएसटी की 401 करोड़ की एक नोटिस मिली है पुराने मामले में कि इनको जानना कर सेंट्रल जीएसटी की तरफ से ये नोटिस इनको देखने को मिला है। पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में ध्यान रखिएगा, बैंकिंग रडार पर रहेंगे। आरबीआई की रिपोर्ट आई है। डैम कैपिटल की 2 रिपोर्ट्स आई हैं, एक 5 स्टार फाइनेंस में जिसमें उन्होंने टारगेट 1000 कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इसको कम से कम 5 साल तक डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी बढ़िया है। और फोर्टिस हेल्थ में उन्होंने टारगेट 452 रुपये बढ़ा कर दिया और उनका ये मानना है कि इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। सीएससी में एंटीक ने अपनी रिपोर्ट के साथ साथ अपना टारगेट जो 93 रुपये था उसको बढ़ा के सीधे 150 रुपये कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ भी देखने को मिल सकता है। और एम्फेसिस में सिटी की सेल कॉल है और टारगेट उन्होंने दिया है 2080 का और करंट प्राइस चल रहा है करीब 2700 रुपये।